हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और आगे से बढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, आज हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो होती क्या है। ठीक है, अब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स या अलग अलग तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमें वहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब मैं बात करूँ एक जंगल की। ठीक है, अब जंगल है ये। अब सपोज यहाँ पे जैसे पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को ले लेती हूँ। ठीक है, ये एक पिक्चर है। इसमें देखो आपको हिरन भी देखने को मिल रहा है, सॉरी जिराफ आपको देखने को मिल रहा है, गलती से हिरन कह दिया मैंने। फिर दूसरा शेर आपको देखने को मिल रहा है, हाथी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, तो अलग अलग तरीके के हमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है ना, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर पार्ट में या पर्टिकुलर रीजन में हमें जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब वहीं अगर हम इसके टाइप्स की बात करें बायोडाइवर्सिटी में, तो इसमें मेनली 3 टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम मेनली 3 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला हो जाता है आपका जेनेटिक, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरी है आपकी स्पीशीज, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। और तीसरी है आपकी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, अब जेनेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जेनेटिक जैसे नाम में ही क्या आ गया, जीन। ठीक है, यानी कि हम इसमें जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे हैं, जीन पूल की, डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या मतलब होगा इसका कि जब कोई भी वेरिएशन होगी वो क्या होगी? जीन्स में होगी। यानी कि किसी स्पीशीज के जेनेटिक लेवल पे अगर कोई चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक में हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन ऑफ जीन्स, वेरिएशन ऑफ जीन्स। ठीक है, विद इन अ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, एक ही स्पीशीज के अंदर अगर जेनेटिक लेवल पर चेंज हो, कोई वेरिएशन आए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अलग अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो डॉग ब्रीड है वो क्या आ जाती है? इसके एग्जाम्पल में आ जाती है डॉग ब्रीड। अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं ना, तो किस में आ जाएंगे? आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी में। ठीक है, अब बात आते हैं हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, एक प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक एनिमल की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, या फिर वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, या फिर वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर ये किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट की अलग अलग स्पीशीज़ हैं और किसी एनिमल की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बना है। भाई उस इकोसिस्टम में तो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वो साथ में रहते हैं। और ठीक है, और फिर क्या होता है? एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से वो लोग क्या है? कनेक्टेड है, फूड चेन के थ्रू क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है आपका? प्लांट्स एंड एनिमल्स से।
तो इसमें क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, दे लिव टुगेदर, प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी की हमने बात करी थी, हमने क्या बोला था, जब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिल जाती है पर्टिकुलर एरिया में, अगर वो प्लांट है तो प्लांट में अलग अलग तरीके की स्पीशीज है, एनिमल है, एनिमल में अलग अलग तरीके की स्पीशीज है, ठीक है। वहीं अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हमने बोला था जेनेटिक लेवल पे क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने क्या बोला कि जो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स भी कह लो, क्योंकि ये भी एक पार्ट है उसका, ठीक है। अगर मैं माउंटेन की बात कर रही हूँ तो वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमने कहा था इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनमें वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ हैं, रहते हैं, और साथ में किसी फूड चेन, फूड वेब से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। जैसे ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट में क्या होता है, आपके प्लांट्स अलग तरीके के होते हैं, एनिमल्स अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूं, घास के मैदानों की बात करूं, तो वहाँ पर जो लिविंग बींग पाए जाएंगे, वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे या जीव जंतु पाए जाएंगे, वो क्या होंगे, जो रेगिस्तान में जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं कोरल रीफ की बात करूँ, समुद्र की बात करते हैं अगर हम, तो समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे वो क्या होंगे, उनसे अलग होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम दूसरे इकोलॉजिकल सिस्टम से थोड़ा अलग है, ठीक है। अगर मैं जल के इकोसिस्टम की बात करूँ और पहाड़ के इकोसिस्टम की बात कर दूं या डेजर्ट के इकोसिस्टम की बात करूं, तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि जो रेंज है ऑर्गेनिजम्स की वो ऑलमोस्ट 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ठीक है। इतने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, डाइवर्सिटी तो मिल गई हमको, इतने तरीके के एनिमल्स मिल गए। अब क्या करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको अब क्या कहते हैं, अलग अलग करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है, वरना इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे, इसको जानना है, इसको समझना भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आ जाता है इसके लिए टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी और आ जाती है सिस्टमैटिक्स। अब टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, अगर मैं टेक्सोनॉमी की बात करूं तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जो भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इन सब को किसके अंदर लिया जाता है, टेक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। टेक्सोनॉमी में क्या जाता है, स्टडी ऑफ, टेक्सोनॉमी में आ जाता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, ये है नॉमेनक्लेचर, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, उसके नॉमेनक्लेचर की, आइडेंटिफिकेशन की और कैरेक्टराइजेशन की, इन सब की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी, ठीक है, ठीक है। अब एक टर्म तो टेक्सोनॉमी हो गया, अब एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। एक टर्म और आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, यही लिख देती हूँ अभी, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब अगर मैं सिस्टमैटिक्स की बात करूं तो सिस्टमैटिक्स में हम लेते हैं टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी का मतलब तो आपको पता चल गया। अब हमसे कोई किसी ने पूछा टेक्सोनॉमी क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नॉमेनक्लेचर, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसके कैरेक्टराइजेशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना या उसकी स्टडी करना, वो कहलाता है आपका टेक्सोनॉमी।
और सिस्टमैटिक्स में हम क्या कहते हैं कि यही चीज़ें हम कर रहे हैं लेकिन साथ में फाइलोजेनी को भी ऐड कर रहे हैं। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब भाई कोई ऑर्गेनिज्म बना है वो कभी ना कभी किसी ना चीज़ से तो इवोल्यूशन उसका हुआ ही होगा ना। हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई धरती इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन हमारे में होता रहता है, ठीक है, समय के साथ कि भाई पहले प्रोकैरियोट्स बने फिर यूकैरियोट्स बने, ठीक है। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या आते चले गए, उनमें चेंज आते चले गए, ठीक है। तो अब वो किसी न किसी से तो आया होगा। तो फाइलोजेनी में हम क्या करते हैं, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वो उससे पहले कोई एक कनेक्टिंग लिंक होगी ना उसके बीच में, किसी से तो वो ओरिजिनेट हुआ ही होगा, ठीक है। तो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी को भी लेके चलते हैं, साथ में उसकी फाइलोजेनी को भी लेके चलते हैं कि वो कि जो उसका इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, मैं इनके मतलब आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें कि इनमें सबसे पहले कौन सी चीज़ करी जाती है कि भाई क्लासिफिकेशन भी है, नॉमेनक्लेचर भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है, कैरेक्टराइजेशन भी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले तो कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा। भाई सबसे पहले कैरेक्टर्स को स्टडी करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करा जाता है, कैरेक्टर्स को स्टडी करा जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, हमें उसके बारे में जानना है, उसको किसी ग्रुप में प्लेस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उसके जो कैरेक्टर्स हो रहे हैं किससे ज़्यादा मैच हो रहे हैं, ठीक है। कीज का इस्तेमाल करेंगे, फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उसके कैरेक्टर्स किससे ज़्यादा मैच हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, फिर उसका नाम रखा जाएगा कि क्या नाम इसको दिया जाए, ठीक है। लास्ट में फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जिसके भी फीचर उसके सबसे ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होंगे उसके उसके ग्रुप में उसको रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाता है किसमें, आपका टेक्सोनॉमी में, ठीक है। अब जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, किसी को नाम देना, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, भाई नाम देना जरूरी है, वरना उसको कैसे जाना जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। हम सब भी हैं तो हमारे भी कुछ पर्टिकुलर नेम है जिस वजह से हमें जाना जाता है, ठीक है। तो नाम दिया जाता है, और ये नाम देने के लिए जो रूल्स हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड करे जाते हैं, ICBN एंड ICGN, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बेसिकली प्लांट्स के लिए है, और जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके हॉटस्पॉट का क्या मतलब है, ठीक है। एरिया ऑफ द अर्थ दैट कंटेन मेनी एंडेमिक स्पीशीज लिव इन माउंटेन एरिया, स्पीशीज इन पर्टिकुलर नेचर एंड एरिया, स्पीशीज डाइवर्सिटी एट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका एंडेमिक एरिया, ठीक है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। अब आ जाते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, यानी कि द्विनाम पद्धति, ठीक है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विनाम पद्धति, यानी कि दो नाम का जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, ठीक है, इन्होंने कहा था कि दो नाम होंगे जीनस और स्पीशीज, ठीक है। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके मेनली दो नाम कंसिडर करे जाएंगे, एक रहेगा उसका जेनेरिक नाम और दूसरा रहेगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज का नाम, ठीक है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। एक तो कहा गया था कि ये लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, लैटिन भाषा से डिराइव्ड होना चाहिए। दूसरा इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, उसको हैंड रिटन लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम कभी नाम लिखते हैं, मेंजीफेरा इंडिका हम लिखते हैं, देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, जैसे हम नोटबुक में नाम लिख रहे हैं, हमें इटैलिक लिखनी नहीं आती है, तो हम नॉर्मल अपनी भाषा में जब नाम लिखते हैं उसका, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। कि दो पार्ट होने चाहिए, एक वर्ड जीनस होना चाहिए और दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, स्पीशीज होना चाहिए, बिल्कुल सही। और जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये देख सकते हैं आप, मेंजीफेरा इंडिका यहाँ है, तो इसमें जो मेंजीफेरा है ये जीनस है, इसका नाम कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और स्पीशीज स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा, नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस, यानी कि जो नाम है वो छोटा होना चाहिए और आसानी से इंसान प्रोनाउंस कर सके उस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि जो ऑथर होगा, यानी कि जिसने उसको फाइंड आउट किया है, जिसने लेकर आया है, जो ऑथर है जिसने उसका नाम रखा है,
तो उसका भी हम जो एब्रीविएशन है वो यूज़ कर सकते हैं स्पीशीज़ के नेम के बाद। ठीक है, तो जैसे लिनियस ने दिया था तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, साइंटिस्ट का। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला ICBN, ठीक है, प्लांट्स के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम चीज़ कही, जेनेरिक नेम होना चाहिए, स्पीशीज़ का जो स्पीशीज़ एपिथेट है वो होना चाहिए। फिर एक आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक तो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल आया उसके बाद उसमें क्या है कि सब स्पेसिफिक नेम भी होता है, जैसे जीनस का नाम स्पीशीज़ का नाम होता है, साथ में उसके बाद एक सब स्पीशीज़ का भी नाम होता है जिसमें वैरायटी काउंट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसका नाम भी क्या है, ब्रेसिका ओलिरेशिया, इसका नाम भी सेम है। तो ये स्पीशीज़ जो सब स्पीशीज़ है ये अलग है। ठीक है, तीनों में, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये नॉल खोल है, तो इन सब में क्या है, स्पीशीज सब स्पीशीज यानी कि जो वैरायटी है वो अलग है। अगर मैं इसका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम यानी कि जीनस और स्पीशीज को देखूं तो जीनस और स्पीशीज इनके क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब मुझे अब मैं सिर्फ ये बोलूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो वेराइटी का नाम आता है उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस की बात चल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ठीक है, तो अभी अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था मैंजीफेरा इंडिका लिनिये लिखा हुआ था। ठीक है ना, nomenclature is governed by certain universal rules which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे nomenclature के, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसको कॉन्ट्रे कर रही है, मतलब ठीक नहीं है उसके बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस। क्या बायोलॉजिकल नेम हर लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं? नहीं भाई, बोला गया लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स, हाँ ठीक है बिल्कुल, कि भाई उसको इटैलिसाइज करना है। ठीक है, कि मतलब लैटिन लैंग्वेज से ऑरिजिनेट होनी चाहिए और इटैलिक्स में लिखे होनी चाहिए। ठीक है ना, और अगर हाथ से लिखे हुए हैं तो अंडरलाइन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ये वाला आंसर है ये रहेगा जो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट इज, यानी कि वीट मतलब गेहूं, तो वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, हालांकि यहाँ पर हम बॉटनिकल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द को, तो वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जो भी हमने बोला कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है भाई, आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर उसको हमने कहा ना कि अलग अलग चीज़ें करी जाती है भाई, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है फिर उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर उसको एक नाम प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों करी जाती है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में अब भाई कितने ऑर्गेनिज्म अभी तक हम जान चुके हैं, किनके बारे में किनके नाम अभी तक प्रेजेंट हैं, ताकि उनको याद करा जा सके, उनके बारे में पढ़ा जा सके, जाना जा सके, इस वजह से क्लासिफिकेशन क्या करा जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है आपका प्रैक्टिकल टाइप। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं रहे हैं एक्चुअली, ये वाले जो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पुराना था इसमें, अब इन्होंने प्रैक्टिकल टाइप पे दे दिया। अब जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं कि भाई ऑयल निकालने वाले प्लांट्स कौन कौन से, जैसे कोकोनट है, वॉलनट है, सोयाबीन है, ये फाइबर निकालने वाले प्लांट्स हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होंगे ना जो ऑयल में भी यूज़ हो रहे हैं, जो मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे प्लांट, अब जैसे इसमें एग्जांपल टर्मरिक का दिया हुआ है इन्होंने, तो टर्मरिक क्या है भाई, वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है और स्पाइसेस की तरह भी यूज़ होता है। तो इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, क्या उसको मेडिसिनल प्लांट में रखा जाएगा या जो स्पाइसेस वाले प्लांट है उसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहे थे, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करा गया था। फिर आ जाता आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करा था, आर्टिफिशियल में सिर्फ पूरी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को नहीं लिया गया था। ठीक है, और ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, फिर उसके बाद इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें कहा था कि जो मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो प्लांट रहेगा या जो एनिमल रहेगा, अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो मतलब पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, मतलब उसके रूट से लेकर टिप तक के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाएगा और उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाएगा।
ठीक है। अब इसमें भी है नॉन फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक। अब नॉन फाइलोजेनेटिक मतलब कि उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं चेक करी जाएगी उसमें, और फाइलोजेनेटिक का मतलब हो गया कि मतलब उसका इवोल्यूशन भी देखा जाएगा। अगर जैसे नॉन फाइलोजेनेटिक है तो इसमें मतलब क्या है कि इसके कैरेक्टर्स तो स्टडी करे जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो उसकी फाइलोजेनी है उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो इवॉल्व किधर से हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें नहीं करी जाएंगी, ठीक है। फाइलोजेनेटिक में ये आया कि मतलब उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी तो देखी जाएगी, लेकिन साथ में उसका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी देखा जाएगा, ठीक है, ताकि ये देखा जा सके कि जो प्लांट को अरेंज जब किया जाए तो उसमें उसका इवोल्यूशनरी बेसिस भी चेक किया जा सके, ठीक है, कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो फिर से ये क्वेश्चन है, लीनियस यूज विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसने कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ किया था, तो ठीक है आर्टिफिशियल यूज़ किया था उसने। फिर चलो ठीक है ये हो गया। अब आते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। अभी हमने बोला था कि टेक्सोनॉमी में क्या करा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में उसको बांटा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई हैं। टेक्सोनॉमी अभी हमने पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, लास्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, हम उनके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, नाम देते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की हम बात करें तो हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में मतलब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं आपके स्पीशीज, जो सबसे छोटा है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। तो ये है आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, जिसमें स्पीशीज क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट की मैं बात करूँ तो सबसे छोटा क्या है, स्पीशीज है, ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो 7 मेन ली गई हैं कैटेगरीज, जिसमें किंगडम, अगर मैं किंगडम प्लांटी की बात करूँ, फिर डिवीजन आ गया एंजियोस्पर्म, क्लास आ गई डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, एक मोनोकोटिलिडन्स भी होते हैं, फिर ऑर्डर आ गया आपका सेपेंडेज, फिर फैमिली आ गई आपकी एनाकार्डीज, जीनस आ गया आपका मेंजीफेरा, स्पीशीज आ गई इंडिका। तो ये कंप्लीट नेम बन जाएगा यहाँ पर, यह स्पीशीज में आ जाएगा इंडिका, ठीक है। यहाँ पर मेंजीफेरा इंडिका दोनों मेंशन किया हुआ है, हालांकि जीनस इसका मेंजीफेरा है, स्पीशीज में सिर्फ इंडिका आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट नेम जो हम नाम की अगर हम बात करें तो हम जीनस और स्पीशीज का लेते हैं, तो तब हम उसको मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है मैंगो का, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो किंगडम कौन सा रहेगा, प्लांटी रहेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो सबसे छोटे लेवल पे है भैया स्पीशीज पे हम आते हैं, तो लोवेस्ट लेवल है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, ठीक है। तो अबाउट 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हैं अर्थ पर अभी तक, ठीक है। अब इसको कैसे रेफर किया जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन शेप, फॉर्म एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है। इस बेसिस पे स्पीशीज को स्टडी करा जाता है। अब आते हैं जीनस की, तो अब सिमिलर स्पीशीज, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज फॉर्म जीनस। एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं दोनों की बात करूँ, अब ये लायन है, ये टाइगर है, लेकिन अगर इसका जीनस देखो तो ये भी पैंथरा है और ये भी पैंथरा है, ये लियो है, स्पीशीज इसकी अलग है, और ये क्या है आपका टाइग्रिस, स्पीशीज इसकी अलग है, लेकिन जीनस क्या है, दोनों के सेम है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, सेम जीनस के अंदर आते हैं, ठीक है, स्पीशीज क्योंकि अलग अलग है इनकी। ठीक, अब आती है फैमिली की बात, तो ये थोड़ा और अपर लेवल आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाती है, जो फैमिली है इसके अंदर जीनस, सेम जीनस आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऑर्डर, ऑर्डर और एक बड़े लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर कार्निवोरा है तो उसके अंदर फैमिली कैनिडी भी आ जाती है, फैमिली फैनिडी भी आ जाती है, ठीक है। अब ऑर्डर की मैं बात करूँ, ऑर्डर कार्निवोरा है, ये भी ऑर्डर कार्निवोरा है, लेकिन फैमिली क्या है, कैनिडी, यानी कि डॉग फैमिली, कैनाइन फैमिली जो हम बोलते हैं ना उसको। अब वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ कैट की, तो ये आ जाती है आपकी फेलिडी में, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस कैटर्स, तो ये नाम आ जाते हैं इनके, ठीक है। अब ऑर्डर इन दोनों का सेम है, कार्निवोरा, कार्निवोर्स है ना, तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर है, लेकिन फैमिली क्या है इनकी अलग अलग है, ठीक है। अब क्लास की बात करें तो क्लास और एक लेवल अप आ जाता है उसका, ठीक है। फाइलम की बात करें तो फाइलम फिर थोड़ा और, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सब हमने फाइलम्स पढ़े थे ना,
ठीक है। फिर धीरे धीरे और अपर लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। फिर किंगडम, किंगडम में हमने कहा था अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे हम पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर आ रही, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन कि किसके अंदर कौन से कैटेगरी में कोई ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक है, अब बारी आती है टेक्सोनॉमिकल एड्स की। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसीजर या वो टेक्निक्स जो भी कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उसके जो भी स्पेसिमेन हमने लिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन को रखने के काम आ जाए। ठीक है, यानी कि टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड स्पीशीज। ठीक है, अब भाई हमने कोई प्लांट के बारे में पढ़ा है, कोई एनिमल के बारे में पढ़ा है, तो कुछ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे ना, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ हमने इस प्लांट के बारे में पहले पढ़ लिया है और ये उस प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन है, या वो एनिमल है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है और ये उस एनिमल की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो किसी भी प्लांट या एनिमल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिसको हमने पहले स्टडी किया हुआ है, तो उसको उसको उसके बारे में उसकी जितनी भी नॉलेज है या जितना भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम सारी की सारी क्या कर देते हैं, स्टोर करके रखते हैं किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो उन सबको क्या कहते हैं हम, टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हमारी हेल्प करते हैं किस में, आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिज्म को, उसके नाम रखने में, उसका क्लासिफिकेशन करने में। ठीक है, क्योंकि फिर क्या हो गया, जो पहले से स्टडी होते आ रहे हैं, कुछ पुराने कैरेक्टर से स्टडी हुए हैं, अभी हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट बनी हुई है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे, फिर जिसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आएगी हम उस ग्रुप में उसको रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो टेक्सोनॉमिकल एड्स रोल प्ले करते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम हर्बेरियम के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है ना, अलग अलग तरीके के टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके हर्बेरियम हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, मैनुअल हैं, फ्लोरा, कीज, जूलॉजिकल पार्ट्स, म्यूजियम, मोनोग्राफ्स, ये अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हर्बेरियम के ऊपर। ठीक है, अब मैं हर्बेरियम की बात करूं तो आपने शायद अभी तो आप स्कूल में हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो आप देखेंगे वहां पर हर्बेरियम शीट, तब आप सीख भी जाएंगे कि हर्बेरियम शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हर्बेरियम शीट बनाने के लिए क्या करा जाता है, जैसे प्लांट है, अब आप अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक वाइट कलर की शीट्स होती है, उसमें से क्या करते हैं ना हम, कि जो प्लांट स्पेसिमेन, एक प्लांट लेकर आए हम। ठीक है, अब वो प्लांट के साइज पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि प्लांट का जो साइज है वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अगर प्लांट का साइज बड़ा है तब तो हम उसमें पूरे प्लांट को नहीं लगा सकते, हम उसके एक स्टेम ले सकते हैं। ठीक है, जो उसका स्टेम है, लीफ है, उसका पार्ट लेंगे, उसको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस वगैरह से हम ड्राई करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर रख के उसको सुखाते हैं पूरा अच्छे से, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, शीट पे पेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप या फिर ग्लू, उसकी मदद से हम उसको करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ड्राई करके। ठीक है, ताकि हम उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, तो उसमें नीचे पूरी डिटेल लिख देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो साइड में छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरी डिटेल रहती है उसमें। ठीक है, कि भाई ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक जो स्पेसिमेन है उसका नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी रहती हैं। अब अगर प्लांट छोटा है तब तो हम उसको नॉर्मल ऐसे सीधा चिपका देते हैं जो इसमें दिख रहा है, अगर थोड़ा बड़ा है तब हम उसको वी शेप में चिपकाते हैं, और थोड़ा और बड़ा है तो फिर हम उसको ऐसे डब्लू शेप में चिपकाते हैं, ऐसे फोल्ड करके। ठीक है, तो हर्बेरियम फाइल में क्या करा जाता है, जो हर्बेरियम है उसमें जो प्लांट है उनके स्पेसिमेन को ड्राई करके शीट पर अरेंज करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करा जा सके रेफरेंसेस के तौर पे। अब आ जाते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स के ऊपर। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स अब अगर हम बॉटनिकल गार्डन्स की बात करें तो इसमें क्या है, जो लिविंग प्लांट स्पीशीज़ है उनको रखा जाता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन गार्डन ही है, लिविंग प्लांट स्पीशीज़। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं लिविंग उनको इसमें ग्रो किया जाता है फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, और जो भी प्लांट होगा उसका साइंटिफिक नेम साथ में लिखा रहता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया का है, कैलकाटा में इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडिया का लार्जेस्ट। ठीक है, फिर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, ये भी ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है बॉटेनिकल गार्डन।
ठीक है। तो मतलब पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में उनके उनके बॉटनिकल नाम्स भी रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं म्यूजियम पे। तो म्यूजियम तो शायद आप लोग गए भी होंगे, हो सकता है आपने देखा भी हो म्यूजियम। ठीक है। तो म्यूजियम में क्या करा जाता है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके स्पेसिमेन स्पेसिमेन रखे जाते हैं प्रिजर्व करके। ठीक है। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है। तो म्यूजियम में क्या करे जाते हैं, जैसे सोल्यूशन में डाल के रखे जाते हैं ना, जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है उनमें डाल के रखा जाता है। ठीक है। या फिर ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी रखा जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हड्डियों का ढांचा दिख रहा है ना आपको, ये तो एनिमल्स के जो स्केलेटन्स होते हैं उनके कलेक्शन भी रखे जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क में। जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। अब जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं जो अभी खतरे में आने वाले हैं, जो लग रहा है कि हाँ ये रिस्क में है, इनको बचाना ज़रूरी है, तो उनको क्या करा जाता है कि आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करा जाता है। ठीक है। जो नेचुरल हैबिटाट से मिलता जुलता रहता है। ठीक है। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है उनको। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरा जंगल जैसा ही रहेगा, लेकिन इंसान की निगरानी में उसको रखा जाता है। उस एनिमल की पूरी देखभाल की जाती है, सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं, पूरी फूड हैबिटाट जो है उसकी, उसका जो बिहेवियर है वो सब स्टडी करा जाता है, देखने के लिए, स्टडी करने के लिए ना, कि हाँ ये क्या चीज़ें खाता है, कैसे ये रहता है, इसका जो लाइफ स्टडी है वो कैसा है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। एक ह्यूमन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है इसको। ठीक है। अब आ जाते हैं कीज के ऊपर। तो जो कीज होती है इनका इस्तेमाल करा जाता है जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे बांटने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने एक ही एग्जांपल दे रखा है लीफ के लिए, तो ऐसे हर चीज़ के लिए होती है। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो लीफ है वो नीडल है कि नॉन नीडल है। ठीक है। ये एक तरीका है कि भैया नीडल वाली लीफ है कि नॉन नीडल वाली है। फिर जो नीडल्स है वो क्लस्टर में है कि नहीं सिंगल है। ठीक है। जो लीफ है वो सिंगल है या कंपाउंड लीफ है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये सिंगल लीफ है, इधर कंपाउंड लीफ देखने को मिल रही है ये। ठीक है। लीफ एज स्मूथ है या लोब्ड है, जैसे इसमें तो लीफ का जो एज है वो कैसा है, स्मूथ है, इसमें देखो एजेस बने हुए हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये तो लीफ के बारे में है सिर्फ। ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं एनी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आइडेंटिफिकेशन में, कि वो किससे ज़्यादा सिमिलर है, किसके साथ उसकी सिमिलरिटी ज़्यादा है, किन से उस वो डिसिमिलर है, इस तरीके की चीज़ें करने में। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके मैनुअल्स। ठीक है। मैनुअल्स मैनुअल्स हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। ठीक है। अब किसी एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें कितने ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैनुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मोनोग्राफ हो गए, ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में जानकारी देते हैं आपको। ठीक है। एक पर्टिकुलर टेक्सा के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं हम, तो उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई थी, फ्लोरा, आई थिंक सारी हो गए हैं बाकी तो अब जो फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब किससे है, प्लांट से। ठीक है। फ्लोरा का मतलब किससे हो गया, प्लांट से। अब फ्लोरा की अगर हम बात करें, देखो मैनुअल की मोनोलॉग की हमने बात कर ली है। अब मैं अगर फ्लोरा की बात करूं तो फ्लोरा में क्या होता है, जो भी प्लांट स्पीशीज है किसी पर्टिकुलर रीजन में उसको क्या कहते हैं, हम फ्लोरा में लेते हैं। फ्लोरा का मतलब ही प्लांट्स है, फ्लोरा एंड फोना आपने सुना ही होगा। फोना फोना का मतलब होता है एनिमल्स एंड फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर रीजन में कितने प्लांट की अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो किसके अंदर आ जाती है, फ्लोरा के अंदर आ जाती है। ठीक है। अब एक आ जाता है आपका कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर आ जाता है आपका कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन दैट इंक्लूड द बुक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो कैटलॉग है उसमें आ जाते हैं लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, कितने पब्लिकेशन इसके ऊपर छपे हैं। ठीक है। अब जिसमें बुक्स भी आ जाती हैं, periodicals भी आ जाते हैं, डिक्शनरी भी आ जाती हैं, जो भी कंटिन्यूसली नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाती है वो सब इसके अंदर आती जाती है कैटलॉग्स के अंदर। ठीक है। अब अगला आपका ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे दे रखा है इन्होंने,
टेबल बना रखी है देखने के लिए इस तरीके से, जैसे मैन है, अगर मैं बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस हो गया, जीनस इसमें होमो हो गया, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास में मिलिया, फाइलम चौडेटा। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग है, हाउस फ्लाई का है, मैंगो का है, वीट का है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है कि इज टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, हर्बेरियम हाउसेस ट्राइड pressed and preserved plant specimen, botanical gardens have collection of living plant for reference। ठीक है, म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वही यही चीज़ है इसमें, बाकी तो सब ठीक है। देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, तो अगर आप देखेंगे तो म्यूजियम में हमने देखा था कि जो प्रॉपर स्पेसिमेन है उनका इस्तेमाल किया गया था, ना कि फोटोज़ का। ठीक है, जो हड्डियाँ थी जानवरों की उनको रखा गया था, उनके स्केलेटन्स को, उनको सोल्यूशन में डाल के रखा गया था। ठीक है ना, तो ड्राइड स्पेसिमेन यूज़ करे जाते हैं, ना कि उनके फोटोग्राफ्स। ठीक है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, वही पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आती। ठीक है, अब अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूँ ना, तो इसमें दो आते हैं, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में अंतर होता है। ठीक है, ये तो आपने इन सीटू कंजर्वेशन लिखा ही है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि नेचुरल हैबिटाट में रखा जाता है, जो एनिमल है उसको किस में रखा जाता है, नेचुरल हैबिटाट में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, एक नेचुरल हैबिटाट में रखा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है कि जो ये पूरी नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस की तरह ही चलता है, मतलब पूरा नेचुरल हैबिटाट है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, अब जैसे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सेंचुरीज हो गई, सेंचुरीज हो गई, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके इन सीटू के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्स सीटू, अब दूसरा आ जाता है इसका एक्स सीटू, एक्स सीटू। ठीक है, ये तो इन सीटू कंजर्वेशन है। अब दूसरा आ जाता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करा जाता है, बाहर यानी कि नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकाल दिया गया है उसको। ठीक है, इसको क्या करा गया है, नेचुरल हैबिटाट से बाहर रखा गया है कि कोई स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, किसको, नेचुरल हैबिटाट से बाहर, आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट, आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट। आउटसाइड नेचुरल हैबिटाट क्योंकि मैन मेड है और जो ह्यूमन है उसके कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब ये तब इस्तेमाल करा जाता है इस मेथड को जब कोई स्पीशीज क्या होती है, इंडेंजर्ड होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब करा जाता है, जब कोई स्पीशीज क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, जब कोई स्पीशीज कैसी है, इंडेंजर्ड है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब कोई इमीडिएट थ्रेट से बचाने के लिए। ठीक है, अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है, खतरे के निशान पर है, उसको तुरंत आपको बचाना है, तो अगर आप उसको इन सीतु में रखोगे तो वहाँ उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स सीतु करा जाता है जब भी कोई ऐसा लगता है कि भाई जल्दी विलुप्त होने वाली है या खतरे के निशान पर है, तो उस केस में एक्स सीतु कंजर्वेशन का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो इसमें जू हो गए, तो इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में इसके, जू हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके, बोटेनिकल गार्डन्स, जू और सीड बैंक, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। इसने पूछा है कि कौन सा इन सीतु में नहीं आता, तो ये तीनों ही इन सीतु में आते हैं, ये भी ये भी ये भी, तो बचता है आपका बॉटनिकल गार्डन, ये इन सीतु में नहीं आता, ये एक्स सीतु के अंदर आता है। ठीक है, अब है रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन मेरीन वर्टिब्रेट्स, रेड लिस्ट। ठीक है, हाँ, जो रेड डेटा बुक हम बोलते हैं ना, रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, तो किस पे इंफॉर्मेशन
दिया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो थ्रेटन स्पीसीज पे दिया जाता है। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना है आपको, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी चीज़ें जो भी हमने आपको कराई थी वो सब इसमें है, ठीक है। हर्बेरियम हो गया आपका, की हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, हर्बेरियम का क्या हो गया आपका, ये हो गया प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ शीट आर केप्ट, ठीक है, हर्बेरियम हो गया, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया तुम्हारा म्यूजियम आ गया, ठीक है। फिर की में क्या आ जाएगा, अ बुकलेट दैट contains a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various texts. A list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification, ठीक है। तो ये आ जाएगा की में, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर भी है, तो आप देख सकते हैं इधर आ गया आपका हर्बेरियम का, ठीक है। ये आ गया ए का 3, ठीक है। की का ये आ गया है, और आपका म्यूजियम 1 यहाँ बिल्कुल ठीक है, और कैटलॉग, ठीक है। लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मेथोडिकली, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के भी थ्रू। तो आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।